हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। देखिए, मोस्टली पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ टॉपिक्स रहते हैं बस। आज हम बात करेंगे कि जो लर्निंग के सिद्धांत है ना, लर्निंग की जितने भी थ्योरीज हैं आज कंप्लीट करा देंगे इस क्लास में। देखिए, थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एरर मेथड था मैंने कंप्लीट एक क्लास में डिफरेंट करवाया था कि मेरा सोच तो मेरी यही थी कि मैं सारे सिद्धांत डिफरेंट कराऊँ, लेकिन टाइम की कमी को देखते हुए ना मैं आपको आज क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लास्ट तक बनी रही क्लास को। आज जितने भी इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्योरी है ना उसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखिए, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी क्लासेज हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मेरी जितने भी क्लासेज हैं उनसे आपके 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर निकलने वाले हैं, क्योंकि पेडागोजी जो है आपकी 30 नंबर की ही नहीं है। देखो, 30 नंबर की तो है ही है, एंड प्लस में 15 हिंदी भी पेडागोजी में आ रही है, इंग्लिश भी पेडागोजी में ही आ रहा है। तो यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन, यहाँ 7 क्वेश्चन मान के चलो, मिनिमम 7 क्वेश्चन तो आएंगे, यहाँ से भी 7 क्वेश्चन, तो 7 7 14, और ये मान के चलो देखो 45 नंबर जो है ना आपके, ये 44 बन रहा है, लेकिन आप एस्टिमेट मान के चलो 45 नंबर कम नहीं होते, पेडागोजी से ही आएंगे आपके। तो यहाँ से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। क्लियर? देखिए, अंतर्दृष्टि या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये सूझबूझ का सिद्धांत, ये इनसाइट थ्योरी किसने दी? ये दी थी कोहलरबर्ग ने 1912 में। कोहलरबर्ग कौन था? गेस्टाल्टवादी था। अब ये गेस्टाल्टवादी क्या है भाई? जो हम साइकोलॉजी, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता, जो पुराने बच्चे उनको पता है कि साइकोलॉजी के संप्रदाय हैं अलग अलग। जितने भी साइकोलॉजी के संप्रदाय हैं उनमें से एक संप्रदाय गेस्टाल्टवादियों का था एट द होल। तो उन्हें उसी संप्रदाय से बिलोंग कर रहा है कोहलरबर्ग। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी सूझबूझ से, अपनी अंतर्दृष्टि से, खुद से सोच समझ के भी काम को कर सकता है। ये जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसकी थ्योरी से मिल रहा है भाई? पियाजे के सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है। संज्ञानात्मक विकास, जो पियाजे का हमने संज्ञानात्मक विकास किया था उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी क्या होती है कि हम अपनी सूझबूझ से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एट द होल, समग्र कृति का सिद्धांत, ये गेस्टाल्टवादी। अब गेस्टाल्टवादी कौन से थे? अभी जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से आपको ये याद ही नहीं रखना है कि कौन थे कौन नहीं थे, फिर भी चलो आ जाए, कोहलर, कोफका, वर्दीमर, लेमिन। ठीक है, स्पेस थ्योरी। अच्छा, फील्ड थ्योरी किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने दी थी। फील्ड थ्योरी को ही बोलते हैं हम स्पेस थ्योरी। क्षेत्रीयवाद, देखो फील्ड को क्या बोलते हैं, क्षेत्र नहीं बोलते कि, फील्ड थ्योरी को ही बोलेंगे कुर्ट। अरे बाबा, फील्ड थ्योरी किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने। स्पेस थ्योरी भी इसी का ही नाम है। और क्षेत्रीयवाद, देखो क्षेत्र जहाँ पे फील्ड होता है वहाँ स्पेस होता है बहुत ज़्यादा, ऐसे याद रख लो। फील्ड का मतलब क्षेत्र, और क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ स्पेस होता है। ये किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। क्लियर? अब ये क्या करता है कि भाई कोहलर का एक बंदर होता है। ठीक है, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? ये दिख रहा है, देखो कोहलर एक बॉक्स में एक बंदर को बंद कर देता है। ठीक है, अब बंदर के पास उसने क्या कर दिया, उस बॉक्स के अंदर, मतलब एक कमरे में बंद कर देता है, एक बड़ी सी डिब्बे में बंद कर देता है, ऐसा मान लो, वहाँ पे केले रख देता है। ठीक है, अब उसके अंदर एक बॉक्स रख देता है, फिर क्या करता है, एक बॉक्स और बहुत सारी स्टिक्स रख देता है वहाँ पे। ठीक है, तो कोहलर का बंदर क्या करता है कि वो देखता है कि यहाँ पे बॉक्स है, ऊपर केले, मुझे केले के लेके आना है। ठीक है, तो वो जब ट्राई करता है तो उसको नहीं मिलते। ठीक है, ये है बंदर, यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं मिलते। फिर वो करता है कि बॉक्स के ऊपर चढ़ के फिर देख, मतलब अपनी सूझबूझ लगा रहा है, फिर भी नहीं पहुँच पा रहा है। फिर उसने क्या किया है, जितने भी स्टिक्स हैं ना उनको आपस में जोड़ लेता है, और उन स्टिक्स को जोड़ के उनके माध्यम से उसने केले को नीचे उतार लिया। तो इससे मिल क्या रहा है कि इसने प्रयोग किया था सुल्तान नाम के चैंपैजी बंदर के ऊपर। कोहलर के इनसाइट थ्योरी में कोहलर कहना चाहता है कि बच्चा जो है वो अपनी सूझबूझ से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है, जैसे बंदर ने किया है। ठीक है, बड़े बच्चों के लिए ये उपयोगी सिद्धांत है, और प्रॉब्लम सोल्व करने में और तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी पावलोव ने दी थी 1904 में। ठीक है, यह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर बोल देंगे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत।
क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये पावलोव ने 1904 में दी थी और पावलोव कहाँ के थे? रूस के। ठीक है, अब इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर। ठीक है, देखिए ये जो अनकंडीशनल थ्योरी, ये 4 चीजें याद रख लो भाई, ये यहीं आते हैं एग्जाम में। थ्योरी समझाऊंगी मैं, लेकिन उस थ्योरी को समझने से पहले ये 4 चीजें याद करो। अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। देखो एस का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रिस्पॉन्स, UC का मतलब अनकंडीशनल और C का मतलब कंडीशनल। समझ में आ गया? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, कैसे है? देखिए जीन पियाजे के, अच्छा जो इनसाइट थ्योरी है ना, वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर डिपेंड करती है, मैंने बता भी दिया है। अच्छा देखिए, एक होता है कंडीशनल स्वाभाविक, अनकंडीशनल का मतलब होता है अस्वाभाविक। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक कमरे के जो बॉक्स लगा लीजिए, कमरा लगा लीजिए, वहां पे क्या करता है कि एक कुत्ता रख देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डॉग है। ठीक है, यहाँ पे इन्हें घंटी बांध दी। ठीक है, ये दरवाजा, यहाँ पे दरवाजे के बाहर खाना रखा हुआ है। अब क्या करता है, पावलोव साहब करते हैं कि भाई जैसे ही घंटी को बजाया तो खाना दे देता है। तो अब कुत्ते को लग रहा है कि जैसे घंटी बजेगी खाना आएगा, खाना आएगा तो वो लार टपकाना शुरू कर देता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये स्टोरी क्या है। वो क्या करता है कि वो रिस्पॉन्स देता है, जैसे ही घंटी बजेगी वो रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, घंटी बजी, रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्यों रिस्पॉन्स दिया? क्योंकि उसको लग रहा है कि घंटी बजेगी तो खाना आ रहा है, खाना आ रहा है तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो उसको लार टपकाना वो शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब बात समझो, नेचुरल स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपक। उद्दीपक जिसको बोलेंगे अननेचुरल होता है। अननेचुरल स्टिमुलस मतलब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं। इसमें पावलोव क्या करता है, घंटी बजाता है तो कुत्ते के सामने खाना आ जाता है। इसमें घंटी और खाना दोनों उद्दीपक है, घंटी और खाना दोनों ही स्टिमुलस है। क्यों? क्योंकि देखो घंटी बजती है तो कुत्ता क्या हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे खाना मिलेगा। ठीक है ना, किसके लिए हो रहा है? तो उसे घंटी बजने के और खाना मिलने का उसे इंतजार रहता है। किसका इंतजार रहता है? अब तुम ध्यान दो कि अब आपका ध्यान ना खाने पे नहीं है, क्योंकि आपको ये लग रहा है जब घंटी बजेगी ना तभी खाना आएगा। तो ये दोनों क्या है, उसके स्टिमुलस है। क्लियर? समझ आ गया होगा। तो ये क्या है, खाना क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, और घंटी क्या है, अननेचुरल स्टिमुलस। अननेचुरल क्यों है कि देखो, जब कंडीशन किसके ऊपर है, कंडीशन है आपकी घंटी के ऊपर। जैसे घंटी बजेगी फिर खाना आएगा। घंटी बजी, नेचुरली आपको खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही घंटी बजती है तो कुत्ते के सामने क्या आ जाता है, खाना आता है। तो जैसे ही घंटी बजती है तो कुत्ता क्या करने लग जाता है, लार टपकाने लग जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसे खाना मिलेगा। लार टपकना कुत्ते की क्या है, अनुक्रिया है, वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर रहा है। समझ में आया ना कि वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है और यह स्वाभाविक होती है। उद्दीपक को देखकर, क्यों? क्योंकि जैसे ही, क्यों है, क्या है उद्दीपक? जैसे ही घंटी बजेगी तो उसके दिमाग में ये आएगा, खाना आएगा, और खाना आते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है, लार टपकनी शुरू हो जाती है। तो ये होता है उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया शुरू हो जाती है। उद्दीपक क्या होता है? वैसे मैं जरूर बताती हूँ कि जो हमारे सामने लक्ष्य होता है ना, उसको पाने के लिए जो हम काम करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिक हम काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे सामने लक्ष्य क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लक्ष्य है, तो हम उसको पास करने के लिए ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर रहे हैं। तो ये क्या है, अनुक्रिया है। हम उद्दीपक को देख के, हमारा लक्ष्य, कुत्ते का लक्ष्य क्या है, खाना पाना। ठीक है, उद्दीपक को देख के वो अपनी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, उसकी अनुक्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? अब समझ में आया ना। अब जो है पावलोव घंटी तो फिर थोड़ी देर के बाद पावलोव ने क्या किया कि थोड़ा चेंज कर दिया। क्या किया? अब वो घंटी तो बजाता है लेकिन खाना नहीं देता है, लेकिन फिर भी कुत्ते की घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपकने लग जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें कुत्ते की क्या बन गई है, आदत बन गई है, उसको लगता है कि खाना आएगा। ठीक है, जैसे ही घंटी बजेगी उसे खाना मिलेगा। तो इसमें अब तुम ध्यान दो, जो मैंने पहले बताया था, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। खाने के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन कंडीशन किसके ऊपर है, घंटी के ऊपर, क्योंकि हम घंटी को बजा रहे हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गए? देखो पहले ही बताया था मैंने, खाना और घंटी क्या है, स्टिमुलस है, और
लार टपकना आपका क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आपका क्या है, लार टपकना है। क्लियर, समझ में आ गया। फिर दोबारा जब वो खाना देना शुरू बंद कर देता है कि फिर से घंटी बजाता है लेकिन वो लार टपकाना ही शुरू करता रहता है, तो उसके ऊपर क्या लग गई है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। आपका क्या रहेगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस आपका खाना है जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि कंडीशन किसके ऊपर है, घंटी पे ऊपर। घंटी बजेगी ऑटोमेटिक खाना आ जाएगा बिना कंडीशन की। ठीक है, तो जैसे ही घंटी बजती है तो अनकंडीशनली वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। क्या रिस्पॉन्स देता है, उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, मेरे समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा, फिर ये कहता है कि पावलोव कहते हैं कि ये जो थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, ये आदत निर्माण के लिए उपयोगी है। क्लियर, अब आदत निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कार्य करता है। आदत निर्माण में सहायक है, समाजीकरण बनाने में सहायक है, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, चरित्र निर्माण में सहायक है, भाषा के विकास में सहायक है, गणित के विकास में सहायक है, भय और संदेह को दूर करने में सहायक है। क्लियर, इस सिद्धांत के लिए पावलोव को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ओके, अब हम बात करते हैं कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत क्या है। एक है शास्त्रीय अनुबंधन, एक है सक्रिय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन किसका है, पावलोव का, और सक्रिय अनुबंधन है स्किनर का। स्किनर ने 1938 पर चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, ओके, थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, मुझे कमेंट में बताना कि थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने चूहे पर किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, तो थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था। और मैंने कंप्लीट क्लास बना भी रखी है, देख के या देख लिया है, जानते हो तो तुरंत आंसर दे देना, नहीं जानते हो तो जाके उस क्लास को देखना, इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी किसने दी है, स्किनर ने। ठीक है, ये जो ट्रायल एरर की बिल्कुल अपोजिट थ्योरी है, ऐसे भी कहा गया है कि ट्रायल एरर के बिल्कुल अपोजिट थ्योरी कौन है, स्किनर है। अब एक थोड़ी सी कहानी बताती हूँ। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी वो एसआर थ्योरी है, और जो स्किनर की थ्योरी है वो आरएस थ्योरी है। कैसे, देखिए पहले इसका नाम देखिए, नैमिक्कीवाद भी इसका दूसरा नाम है, नैमिक्कीवाद। ठीक है, इस पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है। अच्छा देखो, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, नैमिक्कीवाद, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। स्किनर जो है थॉर्नडाइक के बिल्कुल अधिक है। देखो थॉर्नडाइक क्या कहता है कि पहले बच्चे को स्टिमुलस दे दो। अब तुम समझ गए होंगे स्टिमुलस क्या है, जैसे खाना था, खाना क्या था, स्टिमुलस था। ठीक है ना, आर क्या है, मेरा रिस्पॉन्स। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि भी पहले बच्चे को गाड़ी ला के दे दो, फिर कहोगे कि क्लास में टॉप कर दो। ठीक है, पहले बच्चे को गिफ्ट ला के दे दो, फिर आप कहोगे कि चलो आप रिस्पॉन्स करना मुझे। ठीक है, एक अच्छा माता पिता था, अच्छा पेरेंट्स था। लेकिन ये जो स्किनर है ये ऐसा नहीं है, ये कहता है कि पहले क्लास में टॉप करो, उसके बाद आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया ना, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है। पहले इसको रिजल्ट चाहिए, उसके बाद आपको स्टिमुलस दिया जाएगा। समझ आ गया। अब समझ गए कि थॉर्नडाइक ट्रायल एरर, ये कहता है कि ये बच्चों के ऊपर डिपेंड है। ये इसकी जो थ्योरी है बच्चों के ऊपर डिपेंड है, इसकी थ्योरी बड़ों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि आज की जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है इसी सिद्धांत पे ऊपर है, स्किनर के थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो थॉर्नडाइक क्या कहता है, बच्चों की जो बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, सीखते रहते हैं, अभ्यास करते हैं, सीखते रहते हैं। तो बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, बच्चों को चलो ये काम, ये चीज़ ले लो, तुम कर लो काम। ठीक है ना, तो बच्चों को बच्चों की तरीके से हैंडल करते हैं। तो थॉर्नडाइक एक नॉर्मल हार्ट का बंदा है, ये हार्ड हार्ट का बंदा है कि पहले आप मुझे रिजल्ट दीजिए, उसके बाद आपको स्टिमुलस मिलेगा। क्लियर, अब समझ में आ गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले प्रतिक्रिया होती है, फिर रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, हम पढ़ाई सही से करेंगे तो ही हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली हम अच्छे से अगर पढ़ेंगे, अच्छे से अपनी मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, तभी हमें स्टिमुलस मिलेगा। हमारा स्टिमुलस क्या है, रिजल्ट, स्टेट पास करना। तो हमारा स्टेट पास तभी होगा जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जब हम अपने रिस्पॉन्स करेंगे, जब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ही हमें अच्छा स्टिमुलस मिलेगा। क्लियर, ओके। टेक्निकल एजुकेशन इसी स्थान पर आधारित है। हम कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन होता है।
पहले हम एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट होता है। हम कंप्लीट रिजल्ट्स कंप्लीट करने के बाद जब सबमिट करते हैं तभी हमारा रिजल्ट आता है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आ पाता है। शुरू में ही सबमिट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा क्या? नहीं आता। ठीक है, फिर आता है रेनफोर्समेंट थ्योरी। रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी? क्लार्क हल ने दी थी। पुनर्बलन का सिद्धांत, आवश्यकता पूरी करने के लिए जो अनुक्रिया की जाती है वह अधिगम कहलाती है। ओके, ये इसने दिया है, क्लार्क हल ने SOR थ्योरी, ये बीच में ओ को और लेके आ गया। ठीक है, इंसान को नीड आवेग होगी तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इंसान ने क्या किया है भैया? SOR थ्योरी। SOR थ्योरी किसने दी है? क्लार्क हल ने दी है। तो SR थ्योरी किसने दी? थोर्नडाइक ने। RS थ्योरी किसने दी? स्किनर ने। SOR थ्योरी किसने दी? क्लार्क हल ने। ठीक है, अच्छा, सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग थ्योरी, बस अब तुम फटाफट ग्रहण कर लो। अल्बर्ट बंडूरा की कौन सी थ्योरी थी? सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग थ्योरी। व्यवहारिक अधिगम बोल देंगे, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी कह देंगे। जब समाज से कुछ सीखते हैं तो वह सामाजिक अधिगम कहलाता है। बंडूरा कहते हैं कि सामाजिक अधिगम 4 स्टेप पे होता है। पहले हम ध्यान करते हैं, फिर ग्रहण करेंगे, फिर उसको फिर से प्रस्तुत करेंगे, फिर उसका इंसेंटिव मतलब उसको प्रयोग में लेके आएंगे। ठीक है, एक बच्चा फैशन शो देखकर आया तो घर आकर वैसे ही एक्ट करता है, तो सामाजिक अधिगम है। इसमें सामाजिक अधिगम को एक मॉडलिंग के रूप में प्रेजेंट किया है बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? बंडूरा ने। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट क्या है कि बंडूरा क्या करते हैं कि अपने बच्चों के सामने पहले उस बोबोडोल को की पिटाई करते हैं, तो उसकी पिटाई को देख के बच्चे क्या करने लग जाते हैं। आप देखना, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो आप किसी डोल की पिटाई करना तो वो डर जाएगा, उसके लगेगा कि अब दोबारा नंबर आने वाला है। तो ये क्या है? बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किसका है? बंडूरा का है। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समाज में जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करके जो भी सीख रहे हैं ना, वो क्या है? ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। किसने दी थी? बंडूरा ने। इसी को ही सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। सोशल थ्योरी कहेंगे। ओके, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं? पूर्व अधिगम, जो हमने पहले सीख रखा है वो प्रभावित करता है। विषय वस्तु, जो आपका इंडेक्स है, आपका टॉपिक क्या है, वो आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। आपका सब्जेक्ट ही नहीं है साइंस, तो आपको साइंस आएगी क्या? नहीं आएगी। कितना सीख पाओगे? आपका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाएगा। आपका सब्जेक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इंडेक्स लेते हो तो आपको अच्छे से सीख पाओगे। फिर जैसा माहौल है उसके अनुसार आप अच्छे से सीख पाओगे। सीखने की विधि अच्छी होनी चाहिए, सहायक सामग्री अच्छी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए आपके अंदर, मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, सामाजिक व्यवहार भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। क्लियर? अच्छा, ये थोड़ी सी डिटेल में बता देती हूँ। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम, अवलोकनात्मक सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम भी बोल देते हैं। अनुकरणनात्मक मतलब दूसरों का अनुसरण करके हम सीख रहे हैं। इमिटेशंस, नकल करके सीख रहे हैं। बंडूरा ने 1977 में दिया था ये सिद्धांत। बंडूरा कहाँ के थे? कनाडा के। उन्होंने कहा कि प्रयोग जानवरों पर नहीं करना चाहिए। जानवर इंसान की तरह नहीं होते, इंसान की तरह व्यवहार नहीं करते। बंडूरा ने अपना प्रयोग बोबोडोल पर किया था, जोकर पर किया था। बंडूरा के अकॉर्डिंग बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, समाज से ऑब्जर्व करके सीखते हैं। उनका 4 स्टेप थे। पहले ध्यान देना चाहिए, फिर ग्रहण करना चाहिए। पहले ध्यान से उसने मूवी को देखा, फिर उसने उसको अपने ऊपर ग्रहण किया, फिर घर आके उसने उसी तरीके का प्रयोग किया और अपने ऊपर पुनर्बलन किया, मोटिवेट किया। ठीक है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना ही क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। फिर दूसरी थ्योरी आती है आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक सिद्धांत। अर्थ सिर्फ नाम याद कर लो बस, ठीक है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। अर्थपूर्ण का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल, जिसका मीनिंग होगा। यह है रूल टू एग्जाम्पल होते हैं। पहले नियम होगा फिर एग्जाम्पल होगा, इसलिए इसे डिडक्टिव अप्रोच भी कहा गया है। इसके 4 क्रम, पहले आप रट कर याद करोगे, फिर उसका अर्थ सीखोगे। ठीक है, पहले मतलब तरीका क्या है सीखने का, फिर उसको अधिग्रहण करोगे, रिसेप्शन ग्रहण कर लोगे, फिर कुछ नया करने का कोशिश करोगे। आशुबल ने रट कर नहीं, समझ कर या अर्थपूर्ण अधिगम पर ज़्यादा जोर दिया है। क्लियर? अच्छा, मैं अब आपको सिर्फ नाम याद कराऊंगी। ठीक है, फिर है आपकी फील्ड थ्योरी या क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत या लाइफ स्पेस थ्योरी किसने दी थी? कूट लेविन। ठीक है, कूट लेविन ने फील्ड थ्योरी, लाइफ स्पेस थ्योरी या 3 फेज थ्योरी भी किसने दी थी? या तलरूप का सिद्धांत, या बोल देंगे संदिग्ध मनोविज्ञान का सिद्धांत, या कर्षण जीवन विस्तार सिद्धांत, ये सारे के सारे किसने दिए थे? कूट लेविन ने दिए थे। ये क्या है? LFPE, इसका मतलब क्या है? देखो, ये एनवायरनमेंट को ज़्यादा महत्व देते हैं।
एल क्या है, लर्निंग, हम किस तरीके से सीखते हैं। अब क्या हम फंक्शन, कोई ना कोई हम काम करेंगे। पर्सन इनटू एनवायरनमेंट, पर्सन आदमी जो है इन्वायरमेंट के कनेक्शन में आके कोई फंक्शन करता है तभी वो कुछ सीख पाता है। समझ में आया कि किस तरीके से वो सीखेगा कि कोई भी इंसान जो है वो एनवायरनमेंट के कनेक्शन में आएगा, एनवायरनमेंट जैसा माहौल होगा उस तरीके के कनेक्शन में आएगा, उसके बाद उसके ऊपर क्रिया करेगा, काम करेगा, फिर वो सीख पाएगा। ठीक है, तो कुर्ट लेविन सिर्फ यही कहते हैं कि जब इंसान अधिगम करता है तो वह इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन करता है। क्लियर। कुर्ट लेविन ने 1890 में ये थ्योरी दी थी। कुर्ट लेविन या कुर्ट लेविन को सामाजिक मनोविज्ञान भी का पिता भी कहा जाता है। देखो मैंने कई कहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान का पिता कौन है। सामाजिक मनोविज्ञान का पिता है कुर्ट लेविन। अच्छा मुझे कमेंट में बताना कि बाल्यावस्था के जो पिता हैं वो कौन है, जनक कौन है, और किशोर अवस्था के जनक कौन है, ये मुझे कमेंट में आंसर बताना जरूर। अगर आपने अच्छे से क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा कि कौन है। ठीक है, ओके। 3 फेज थ्योरी और फील्ड थ्योरी, जीवन दायरा सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो बस नाम याद रख लो कि किसने, देखो फील्ड थ्योरी, लाइफ स्पेस थ्योरी, 3 फेज थ्योरी, तलरूप सिद्धांत, संदिग्ध मनोविज्ञान और कर्षण जीवन। ठीक है, तो ये सब किसने दिया था, कुर्ट लेविन ने दिया था। ठीक है, ओके। फिर आता है कि ड्रीम ब्रूनर का सिद्धांत। ड्रीम ब्रूनर का सिद्धांत संरचनावाद, संरचनात्मक और संज्ञानात्मक अधिगम 1960 में दिया था। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही मॉडिफाई किया है, इसे नया रूप दिया है। तो देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत पर काम करने वाले कौन थे, ब्रूनर साहब और ड्रीम ब्रूनर और जीन पियाजे। तो जीन पियाजे फेमस क्यों हुआ, क्योंकि ब्रूनर ने जीन पियाजे की नकल की थी, कि ब्रूनर ने जीन पियाजे को ही मॉडिफाई करने का कोशिश किया था। तो जो फेमस हो गए थे संज्ञानात्मक विकास पे वो जीन पियाजे थे। ठीक है, ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। तो इसलिए आपको नाम से भी दिख गया होगा, संरचनात्मक और संज्ञानात्मक अधिगम किसने दिया है, जीन ब्रूनर। अगर ऑप्शन में जीन ब्रूनर हो तो जीन ब्रूनर, अगर जीन पियाजे आ जाए तो जीन पियाजे ऑप्शन में लगाना है। ओके, इसी को ही मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा गया है। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी क्यों कहा गया है, क्योंकि जो जीन पियाजे वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है, खुद के वातावरण से सीखे, मॉडिफाई किया है, उसको नया रूप दिया है, इसको इसलिए इसको मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है। अगर यह आ जाए कि मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया है तो ये किसने दिया था, ड्रीम ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं घुसेंगे इस टॉपिक पे। फिर आता है चिन्ह पूर्णाकार या प्रतीक सिद्धांत किसने दिया था, टोलमैन ने दिया था। चिन्ह पूर्णाकार या प्रतीक सिद्धांत किसने दिया था, टोलमैन ने। टोलमैन साइन थ्योरी, चिन्ह से क्या है, साइन। टोलमैन साइन थ्योरी, संज्ञानात्मक का मानचित्र सिद्धांत। देखिए जो मॉडर्न कॉग्निटिव है वो किसने दिया था, ड्रीम ब्रूनर ने। कॉग्निटिव किसने दिया था, जीन पियाजे ने। मॉडर्न कॉग्निटिव ड्रीम ब्रूनर ने। और संज्ञानात्मक अगर मानचित्र यहाँ पे आ जाए, आया हुआ ये क्वेश्चन, संज्ञानात्मक का मानचित्र सिद्धांत किसने दिया है, आपका टोलमैन ने। ठीक है, अव्यक्त सिद्धांत, गुप्त सिद्धांत। देखो अगर आपको कोई मानचित्र दे दे तो अगर आपको वो समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो गुप्त ही है। ठीक है, वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब जब आप वो उसको समझ आएगा, उसको अंडरस्टैंड करोगे तभी उसको आप समझ पाओगे। ठीक है, तो टोलमैन का साइन सिद्धांत, साइंस मानचित्र पे साइन ही होते, मानचित्र अगर समझ में नहीं आ रहा तो अव्यक्त होता है, गुप्त होता है। और संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत किसने दिया है, कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी, लेटेंट लर्निंग थ्योरी किसने दी है, आपकी टोलमैन ने दी है। क्लियर। फिर या उद्देश्य प्राप्ति अधिगम, उद्देश्य प्राप्ति अधिगम भी किसने दिया है, आपका ऑब्जेक्टिव लर्निंग थ्योरी भी टोलमैन ने दी है। ठीक है, अब टोलमैन की कुछ पुस्तकें हैं, ये चक्कर में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपकी साइकोलॉजी नहीं आने वाली, पेडागोजी आएगी बस। ओके, अब अनुभव जन्य सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने। एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी किसने दी है, कार्ल रोजर्स ने दी है। कार्ल रोजर्स एक मानवतावादी साइकोलॉजिस्ट थे। ये कुत्ते बिल्लियों पर प्रयोग को नहीं मानते थे, ह्यूमन बीइंग को महत्व देते थे। गुथरी इनसे भी बड़े मानववादी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अनुभव जन्य, संज्ञानात्मक और अनुभव जन्य को कंप्लीट मिला के, किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे तो सबसे अच्छा हम सीख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं वो स्थायी होता है। क्लियर। तो अनुभवजन्य सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल रोजर्स ने दिया था। ठीक है, फिर आता है गुथरी का समीपता का सिद्धांत।
गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत, सब्स्टिट्यूशंस लर्निंग थ्योरी या कंटिन्यूटी लर्निंग थ्योरी किसने दी है आपकी? गुथरी का समीपता का सिद्धांत या गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? आपका गुथरी साहब ने ही दिया है। ठीक है, देखो गुथरी आ जाए तो आपको समझ में ही आ जाएगा। इंग्लिश में दे रखा हो तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरी किसने दी है? गुथरी ने। कॉन्टिन्यूटी थ्योरी किसने दी है? गुथरी ने। ठीक है, इस गुथरी ने इस सिद्धांत पर पीटर पर प्रयोग किया था। पीटर 3 साल का बच्चा होता है, वह अपनी आंटी मिसिस जोन्स के साथ रहता है। उनके पास एक खरगोश होता है। शुरू में पीटर खरगोश से बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो खरगोश है पीटर के आसपास रहता है तो पीटर उसके साथ खेलने लग जाता है। तो खरगोश क्या है? स्टुमुलियस है। खरगोश उसका क्या है? स्टुमुलियस है। गुथरी कहते हैं कि स्टुमुलियस और रिस्पॉन्स समीप होते हैं तो वे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और रिएक्शन करने लग जाते हैं। इससे बच्चों में अधिगम होता है। पीटर की पहले सारी अटेंशन उसकी आंटी पर थी और उसका प्रतिस्थापन किस पे हो गया है? आपका खरगोश पर आ गया है, इसलिए उसे प्रतिस्थापन सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, मानवता, ये भी कौन थे आपके? मानवतावादी थे। गुथरी भी कौन था? मानवतावादी। क्लियर, समझ आ गया कि इसीलिए इसको प्रतिस्थापन सिद्धांत भी कहा गया है। फिर आता है मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत। मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत नीड या हायरार्चिकल थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने 1954 में दी थी। सब नीड जहाँ शब्द आ जाए ना वहाँ मैस्लो आएगा। ठीक है, नीड थ्योरी, हायरार्चिकल थ्योरी या मैस्लो का आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। ये मानवतावादी थे, मानवतावादी से रिलेटेड है। यह सिद्धांत मोटिवेशन से भी प्रेरणा से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि ना तो मन से सीखते हैं, ना ही कुत्ते बिल्ली पर सीखते हैं और ना ही इंसान को जैसी ज़रूरत होती है ना उसी के अनुसार सीखते हैं। देखो अब आपको ज़रूरत है पेडागोजी पढ़ने की, तभी आप पढ़ रहे हो ना। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो पेडागोजी नाम की चिड़िया को आप देखे भी ना। ठीक है ना, तो इंसान को जैसी ज़रूरत होती है वो उसी के अनुसार सीखता है। ये किसने कहा है? मैस्लो ने। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, इस सिद्धांत को तीसरी शक्ति भी माना गया है। इसे आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहा है। तो आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। तो इसमें 5 स्टेप है। ये 5 स्टेप इंपॉर्टेंट है। देखिए, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, स्नेह संबंध, सम्मान और आत्म सिद्धि। देखिए, सबसे पहले इंसान को किसकी जरूरत होती है? शारीरिक सुरक्षा की। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं कौन सी? आपको 3 नीड कौन सी होती है भाई? खाना होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए और मकान होना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, सबसे पहले वो मिल जाए। फिर जब इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान अच्छे से मिलने लग जाता है तो उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले रोटी और कपड़ा चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए, रहने के लिए थोड़ी सिक्योरिटी। घर पे एक घर हो जाए अच्छा सा तो उसको सुरक्षित हो जाएगा वो। ठीक है, फिर आता है, देखो सबसे पहले जब हम आदि मानव थे तो सबसे पहले उसकी शारीरिक आवश्यकता क्या थी? कि अपनी भूख को मिटा ले। ठीक है, जब उसे भोजन मिलेगा तो उसका शरीर बचा रहेगा। ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे सिक्योरिटी की महसूस होने लगी क्योंकि खाना अच्छे से बनने लग गया, आग का निर्माण होने लग गया, वो पका के खाने लग गया तो वो और चीज़ों का भी यूज करने लग गया, तो उसे खाना भरपूर मिल गया। फिर उसके बाद उसे सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब उसके कपड़े चाहिए, घर चाहिए, तो वो अब एक सुरक्षित जगह पे रहने लग जाए। फिर उसके क्या हो गए, जब उसे घर रह गया तो वो अकेला तो घर में रह नहीं सकता। तो जब अकेला इंसान घर में नहीं रह जाए तो उसको स्नेह संबंध चाहिए, उसको रिलेशंस चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपना फिर रिलेशंस बनाने स्टार्ट कर देता है। फिर जब रिलेशंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो सोचता है कि मुझे मान सम्मान भी मिले, इज्जत मिले। फिर जब उसे इज्जत मिलनी स्टार्ट हो जाती है समाज में तो उसे मिलता है कि वो अपना आत्म सिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस करे। कि लास्ट में जब इंसान आके खुद की आत्म सिद्धि के ऊपर जाता है कि हमने लाइफ में क्या क्या किया है, क्या प्राप्त किया है, उसे सब कुछ जब मिल ही जाता है तो वो अपने खुद के पीक पॉइंट पे चला जाता है। क्लियर, उम्मीद है ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये आता है कि निम्न स्तर कौन से हैं? मैस्लो के निम्न स्तर कौन से हैं? कि निम्न है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा और स्नेह संबंध, ये निम्न है। लेकिन जब इंसान सम्मान पाना स्टार्ट कर देता है, पाने की इच्छा रखता है या फिर आत्म सिद्धि पे चला जाता है, ये उच्चतम स्तर आ जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये थे आपके लर्निंग के जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।